हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 1.2.4 द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसे उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया या अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.10 जो कि आपकी किताब में पेज 12 पर है और इसका शेष भाग पेज 13 पर दिया गया है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं क्रियाकलाप 1.10 में एक परख नली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट के विलयन को लेने के लिए कहा गया है। साथ ही एक अन्य परख नली में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लेने के लिए कहा गया है। इस प्रकार हम दोनों विलयनों को अलग अलग परख नलियों में ले लेते हैं और इन दोनों विलयनों को मिला देते हैं, जैसा कि आपकी किताब में चित्र 1.9 में दिखाया गया है। जब हम इन दोनों विलयनों को मिला देते हैं तब हम देखते हैं कि एक सफ़ेद रंग या श्वेत रंग का पदार्थ हमें परख नली में बनता हुआ दिखाई देता है, जो जल में अविलेय होता है, यानी जल में घुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। वह पदार्थ विलयन में घुलता नहीं है और ऐसे अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप या अंग्रेजी में प्रेसिपिटेट कहते हैं। आप देख रहे होंगे प्रेसिपिटेट अंग्रेजी में लिखा हुआ है यहाँ पर। इसे अंग्रेजी में प्रेसिपिटेट कहते हैं, हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। और जो भी रासायनिक अपक्रिया इस तरह की होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं या अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस भी अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अपक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आप देख रहे हैं जो अपक्रिया इस क्रियाकलाप 1.10 में संपन्न हो रही है वह यहाँ पर दी गई है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र Na2SO4 होता है और बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र BaCl2 होता है। ये दोनों अभिकारक के रूप में होते हैं और आपस में अभिक्रिया करके दो नए पदार्थ बनाते हैं, जिनमें एक बेरियम सल्फेट है जिसका रासायनिक सूत्र BaSO4 यहाँ पर दिया गया है। साथ ही दूसरा जो उत्पाद बनता है वह सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं। यहाँ पर यदि हम इस रासायनिक अपक्रिया को समझने का प्रयास करें तो जब हम सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं तो यह दो अवयवों में टूट जाता है और इसके जो घटक अवयव होते हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। इसे हमने यहाँ पर दिखाया है, आप देखें। सोडियम सल्फेट, सोडियम आयन Na+ और सल्फेट आयन SO4 2 इकाई ऋणावेश, इन आयनों में आयनित हो जाता है।
टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार विलयन में बेरियम क्लोराइड, बेरियम आयन Ba 2 इकाई धनावेश, 2 धन चिन्ह बने हुए हैं, यानी 2 इकाई धनावेश है यहाँ पर। सल्फेट में 2 ऋण चिन्ह बने हुए थे, इसका अर्थ है कि 2 इकाई ऋणावेश है इन पर। और सोडियम आयन पर आप देख रहे हैं 1 धन चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब 1 इकाई धनावेश है। इसी प्रकार क्लोराइड आयन पर आप देख रहे हैं 1 ऋण चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब 1 इकाई ऋणावेश इस पर है। तो हम देख रहे हैं बेरियम क्लोराइड बेरियम आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है। अब इसके बाद जो ये आयंस होते हैं इस प्रकार जुड़ते हैं कि हम देख रहे हैं सोडियम सल्फेट से जो 2 आयन हमको प्राप्त हुए हैं, ये घटक अवयव कहलाते हैं सोडियम सल्फेट के, या घटक आयन हम कह सकते हैं, जिनसे मिल करके सोडियम सल्फेट का एक अणु बना हुआ है। ये घटक आयन जब टूट जाते हैं, इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड भी अपने घटक आयनों में, घटक अवयवों में टूट जाता है। और हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट का जो धनायन है वह बेरियम क्लोराइड के ऋणायन के साथ जुड़ जाता है, और उसके फलस्वरूप सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसी प्रकार पहले पदार्थ यानी सोडियम सल्फेट का जो ऋणायन है वह बेरियम क्लोराइड के धनायन के साथ जुड़कर या संयोग करके बेरियम सल्फेट बनाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेरियम आयन और सल्फेट आयन जुड़कर या संयोग करके बेरियम सल्फेट बनाते हैं, और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जुड़कर या संयोग करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही अभिकारकों के घटक अवयव आपस में अदला बदली कर ले रहे हैं, और इस प्रकार आयनों का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। एक पदार्थ का धनायन दूसरे पदार्थ के ऋणायन से मिल जाता है, और एक पदार्थ का ऋणायन दूसरे पदार्थ के धनायन से मिल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं घटक अवयवों का या घटक आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है, और उसके फलस्वरूप हमें नए उत्पाद या नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड से क्लोरीन विस्थापित हो जा रहा है और सोडियम के साथ जुड़ जा रहा है, और यह भी कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट से सल्फेट विस्थापित हो जा रहा है और बेरियम के साथ जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही अभिकारक पदार्थों में विस्थापन हो रहा है, और इसीलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या उभय अपघटन, यानी दोनों अभिकारक पदार्थों में अपघटन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार दोनों अभिकारक पदार्थों में विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे आप समझ गए होंगे। और आपकी किताब में पेज 13 पर एक अन्य उदाहरण इसका दिया गया है। क्रियाकलाप 1.2 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि क्रियाकलाप 1.2 में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया गया था। तो यह इसके बारे में हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.2 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की थी, आप जानते हैं। और उस समय क्रियाकलाप 1.2 में जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिलाया गया था, तो वहाँ पर भी एक अवक्षेप हमको
प्राप्त हुआ था, अर्थात वहाँ पर भी अवक्षेपण अपक्रिया हुई थी और उस अवक्षेप का रंग पीला था और अवक्षेपित जो यौगिक था वह लेड आयोडाइड था। अगर आप याद करें उस रासायनिक अपक्रिया को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया यह थी लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड KI, इन दोनों के विलयनों के बीच रासायनिक अपक्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट नामक उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें लेड आयोडाइड पीले रंग का होता है और अघुलनशील होता है, अर्थात अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। विलयन में जो भी अघुलनशील पदार्थ होता है उसे ही हम अवक्षेप कहते हैं या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्रियाकलाप 1.2 में जो पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है वह लेड आयोडाइड का होता है और इसकी संतुलित रासायनिक अपक्रिया लिखने के लिए भी इस क्रियाकलाप में हमें बताया गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये रासायनिक अपक्रिया जो यहाँ पर लिखी गई है वह संतुलित रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि संतुलित रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, बाईं ओर रासायनिक अपक्रिया में बाईं ओर जो भी तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या जो होती है और दाईं ओर जो भी पदार्थ होते हैं उनमें जो तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होनी चाहिए और ऐसी स्थिति में वह रासायनिक अपक्रिया संतुलित रासायनिक अपक्रिया होती है या संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण को पहचानने के लिए हम यहाँ पर देखें कि जो अभिकारक पदार्थ हैं उसमें लेड का एक परमाणु है और उत्पादों में भी लेड का एक ही परमाणु है। नाइट्रोजन, अभिकारक पदार्थों में नाइट्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और दाईं ओर उत्पादों में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक पदार्थों में 2-3-6 अर्थात 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और यहाँ पर दाईं ओर आप उत्पादों में देखें तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। और यदि पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या हम अभिकारक पदार्थों में देखें तो पोटेशियम के परमाणु यहाँ पर 2 हैं और दाईं ओर उत्पादों में भी पोटेशियम के 2 परमाणु हैं। इसी प्रकार आयोडीन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक पदार्थों में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि 2 है आयोडीन के परमाणुओं की संख्या। इसी प्रकार दाईं ओर उत्पादों में यदि हम देखें तो आयोडीन के परमाणुओं की संख्या भी हमें 2 ही दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभिकारक पदार्थों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। इस प्रकार हम कहेंगे कि यह रासायनिक समीकरण जो हमें यहाँ पर दी गई है या लिखी गई है वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो लेड नाइट्रेट लेड आयन और नाइट्रेट आयन में वियोजित हो रहा है, यानी ये इसके घटक आयन हैं या घटक अवयव हैं। इसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड भी पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन में आयनित हो रहा है या वियोजित हो रहा है, तो ये इसके घटक आयन हैं या घटक अवयव हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोटेशियम लेड नाइट्रेट का जो लेड आयन है वह पोटेशियम आयोडाइड के आयोडाइड आयन के साथ संयोग करके लेड आयोडाइड बना रहा है। वही यहाँ पर दिखाया गया है, लेड
आयन और आयोडाइड आयन जुड़कर लेड आयोडाइड बना रहे हैं। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट से जो नाइट्रेट आयन प्राप्त हुआ है, ऋणायन, वह पोटेशियम आयोडाइड के धनायन के साथ जुड़कर लेड नाइट्रेट बना रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेड नाइट्रेट बन रहा है पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन के साथ संयोग होकर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों ही अभिकारक पदार्थों में विस्थापन हो रहा है, अर्थात लेड से नाइट्रेट आयन विस्थापित हो रहा है और पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड आयन विस्थापित हो रहा है, अर्थात दोनों ही जगह विस्थापन हो रहा है। दोनों ही पदार्थों में विस्थापन, दोनों ही अभिकारक पदार्थों में विस्थापन हो रहा है। और इसी कारण हम यह कहेंगे कि दोनों ही जगह विस्थापन होने के कारण हम कहेंगे कि यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो रही है, क्योंकि लेड नाइट्रेट से नाइट्रेट आयन विस्थापित हो रहा है या हट रहा है और उसके स्थान पर आयोडाइड आयन आकर जुड़ रहा है। और आयोडाइड आयन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आयोडाइड आयन पोटेशियम आयोडाइड से प्राप्त हो रहा है, अर्थात पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइड आयन विस्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों जगह दोनों ही अभिकारक पदार्थों में विस्थापन हो रहा है, घटक अवयवों का, घटक आयनों का विस्थापन हो रहा है। इसलिए यह रासायनिक अपक्रिया भी द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।